कहानी शुरू होती है एक मेहनती और मन लगाकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट रूमी ओकोई से, जो अपनी क्लास में तोशिनारी सेकी के बगल वाली रो में बैठते हैं। एक ऐसा लड़का जो अपने आसपास की दुनिया पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। रूमी हमेशा क्लास में ध्यान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेकी कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्टिंग चीज करता है कि रूमी बस उसी को देखने पर मजबूर हो जाती है। एक दिन जब हिस्ट्री टीचर आज का लेसन शुरू करता है, रूमी धीरे धीरे महसूस करने लगती है कि सेकी को इस सब्जेक्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। नोट्स लिखने या क्लास में ध्यान देने के बजाय सेकी अपने डेस्क पर पेंसिल इरेजर्स की एक प्यारा सा डोमिनो गेम बना रहा होता है। रूमी चाहे जितना भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश करे, उसका ध्यान बार बार सेकी के इस अनोखी खेल की तरफ खींच लिया जाता है। इस कहानी की कॉमेडी का असली मजा तब आता है जब एक तरफ रूमी पूरी ईमानदारी से अपने पढ़ाई पर फोकस करने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ सेकी एकदम पागल तरीके से अपने अलग ही दुनिया में खोया रहता है। जैसे जैसे उसका डोमिनो गेम और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है, वैसे ही कहानी और भी ज्यादा मजेदार बनती जाती है। रूमी धीरे धीरे सेकी की शरारतों में इतनी खो जाते हैं कि उसका पूरा ध्यान उसी पर टिक जाता है। जब वो सेकी को देखने में बिजी होती है, तभी अचानक टीचर उसका नाम लेकर उसे किताब से अगला पार्ट पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन रूमी ध्यान नहीं देती। ये देखकर टीचर गुस्से में जोर से उसका नाम चिल्लाता है, जिससे रूमी तुरंत डरकर खड़ी हो जाती है। उसकी अचानक हरकत सेकी को भी डरा देती है, जिससे उसके हाथ से एक इरेजर गिर जाता है जो सीधे उसके डोमिनो सेटअप पर जा गिरता है। ये देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसका पूरा डोमिनो स्ट्रक्चर बिखरने वाला है, लेकिन सेकी किसी तरह उसे संभाल लेता है। जब रूमी सेकी की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि वो गुस्से से उसी की तरफ घूर रहा है, जैसे कि ये सब उसी की वजह से हुआ हो। टीचर रूमी से पूछते हैं कि क्या सब ठीक है, और वो जल्दी से कहते हैं हाँ सब ठीक है सर। कुछ समय बाद जब रूमी दोबारा सेकी के डेस्क की तरफ देखते हैं तो उसे समझ आता है कि सेकी ने अपना डोमिनो स्ट्रक्चर फाइनली कंप्लीट कर लिया है। पर जो चीज उसे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि सेकी ने डोमिनो टेबल के एंड पर फटाके लगा दिए हैं। वो उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन कुछ कहने के बजाय चुपचाप बैठ जाते हैं। जब लास्ट डोमिनो फटाके को हिट करता है तो उसे एहसास होता है कि ये सब सेकी के इमेजिनेशन का सिर्फ एक हिस्सा था। वो सुकून भरी सांस लेते हुए अपना सर डेस्क पर रख लेते हैं। इतने ही देर में टीचर उसकी बदली हुई बॉडी लैंग्वेज नोटिस कर लेते हैं और गुस्से में उससे पूछते हैं, क्या तुम क्लास अटेंड करने का कोई इरादा रखती हो या नहीं। रूमी कोशिश करते हैं समझाने की कि सेकी उसे पूरे समय अपने डोमिनो वाले काम से डिस्ट्रैक्ट करता रहा है, लेकिन सेकी अपने कमाल के स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह टीचर की नजर से बच जाता है। तब रूमी को एहसास होता है कि उसने पूरा लेसन सिर्फ सेकी की इन बकवास चीजों को देखने में बिता दिया है, और इसकी शानदार एबिलिटी देखकर वो हैरान रह जाते हैं कि कैसे उसने बिना टीचर की पकड़ में आए इतना कुछ कर लिया। अगले दिन रूमी देखती है कि सेकी एक बार फिर किसी चीज से खेल रहा है, लेकिन इस बार उसका ध्यान डोमिनो की बजाय एक बिल्कुल नए और अनएक्सपेक्टेड गेम पर है। जब टीचर लेसन शुरू करता है, रूमी नोटिस करते हैं कि सेकी अपने डेस्क पर एक छोटा सा चेस बोर्ड, जिसे जापानीज में शोगी भी कहा जाता है, उसे असेंबल कर रहा है। ये देखकर वो और भी क्यूरियस हो जाते हैं और धीरे धीरे देखती है कि सेकी बहुत ध्यान से एक एक करके शोगी के पीसेस रख रहा है। एक ऐसे लड़ाई का मैदान तैयार कर रहा है जो एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक गेम बनने वाले है। सेकी का ये गेम सेटअप एक छोटी सी बैटलफील्ड जैसा लगने लगता है, जिसमें काफी अच्छे से वो सारे पीसेस लगे होते हैं। बिना कोई शब्द बोले सेकी का पूरा ध्यान और इमेजिनेशन उस गेम की दुनिया में इतना खो जाता है कि उसकी सीरियसनेस महसूस होने लगती है। एक तरफ तो सेकी पूरे शिद्दत से उस गेम को अप्रोच करता है, और दूसरी तरफ उसके बाकी के चीजें इस सीन को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है। लेकिन जैसे ही सेकी पहला पॉन मूव करता है, उसका ध्यान गेम में इतना बढ़ जाता है कि वो दूसरे पॉन को जोर से तोड़ देता है, जो एक बहुत बड़ा आवाज क्रिएट करता है और पूरी क्लास का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। सभी स्टूडेंट्स ये समझने की कोशिश करने लगते हैं कि ये आवाज आखिर किसने और कैसे किया। टीचर गुस्से में दोनों को डांट कर कहता है कि क्लास पर ध्यान दो। रूमी फिर सेकी से कहने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा कम शोर करे, लेकिन सेकी उसकी बात सुनता ही नहीं। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, रूमी जो पहले अपनी पढ़ाई पर फोकस करने का सोच रही थी, धीरे धीरे गेम में खो जाती है। वो अपने मन में उन शो की पीसेस को सीक्रेटली शेयर करने लगती है। अब रूमी एक अजीब सी मुश्किल में पड़ जाती है। एक तरफ उसका कमिटमेंट है कि उसे अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और दूसरी तरफ सेकी के इन अजीबोगरीब चीजें उसे अपनी तरफ खींच रही होती है। एक तरफ सेकी एकदम सीरियस और फोकस्ड है, तो दूसरी तरफ रूमी उसके हर मूव पर रिएक्ट कर रहे होते हैं, जो पूरे सीन को और भी ज्यादा फनी बना देता है। ये कहानी सिर्फ सेकी की क्रिएटिविटी को ही नहीं दिखाती, जो वो एक सिंपल गेम को एंटरटेनमेंट में बदल देता है, बल्कि रूमी और सेकी के बीच की इस पागलपंती को भी अच्छे से पेश करती है। जैसे जैसे शोगी गेम अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचता है, सेकी कुछ ऐसा करता है कि होश उड़ा देने वाला होता है, और रूमी उसके गेम के रिजल्ट को लेकर अपना दिमाग खराब करने लगती है। पूरे शांत क्लासरूम के बीच एक अनोखा टेंशन क्रिएट हो जाता है। रूमी जो पहले हिचकिचा रही थी, अब धीरे धीरे सेकी के इन टाइम पास वाली चीजों में और भी ज्यादा फंसने लगती है। लेकिन कॉमेडी पीक पर तब पहुंचते जब रूमी फाइनली अपना कंट्रोल खो देते। वो सेकी के बोर्ड गेम में इंटरफेयर करने का फैसला करते और अपना इरेजर सेकी के हाथ पर फेंक देती है। इरेजर सीधा सेकी के हाथ पर लगता है, जिससे उसका पॉन उसके हाथ से फिसल कर सीधे खिड़की के बाहर चला जाता है। सेकी फिर गुस्से से रूमी की तरफ घूरता है, जैसे कि ये सब सिर्फ उसी की गलती हो। अगले दिन जब इंग्लिश टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा
होता है और पूरी क्लास अपने कॉपी में नोट्स लिख रही होती है। रूमी भी एक अच्छे स्टूडेंट की तरह ध्यान से लिख रही होती है, लेकिन जब उसकी नजर सेकी पर पड़ती है तो वो एक अजीब चीज देखकर चौंक जाते हैं। सेकी असल में नोट्स लिख रहा होता है। रूमी एक पल के लिए शॉक हो जाते है कि ये भरवा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन फिर उसको असली सच्चाई समझ आती है। सेकी नोट्स लिख ही नहीं रहा होता है, बल्कि अपने डेस्क को एक कपड़े से साफ कर रहा होता है। रूमी अपने मन में सोचते है कि सेकी अपने डेस्क से इतना प्यार करता है, जबकि ये कभी उसका इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करता ही नहीं। तभी सेकी अपने डेस्क को साफ करने के लिए कुछ अलग अलग तरह के औजार निकालता है। वो डेस्क के छोटे छोटे होल्स और स्क्रैचेस को एक सीमेंट जैसे चीज से भरने लगता है। फिर सेकी एक स्क्रैपर उठाता है और एक्स्ट्रा मटेरियल को हटा देता है, लेकिन वो बेकार मटेरियल सीधा रूमी की तरफ उड़ने लगते हैं, जो उसे ऑलरेडी शॉक में देख रही होती है। रूमी तुरंत पीछे हट जाती है ताकि वो उसे ना लगे, लेकिन सेकी यही नहीं रुकता। अब वो पॉलिशिंग वैक्स और एक ब्रश से अपनी डेस्क को पॉलिश करने लगता है और पूरे फोकस के साथ उस पर रगड़ता है। कुछ मिनट बाद जब सेकी अपने डेस्क का साफ सफाई अभियान कंप्लीट करता है, रूमी उसके डेस्क की तरफ देखती है और शॉक में रह जाती है। डेस्क इतनी चमक रही होती है कि उस पे सूरज की रिफ्लेक्शन दिख रही होती है। सेकी अब अपने डेस्क पे अपना चेहरा देख सकता था, जैसे कि उसने उसे एक मिरर में बदल दिया हो। ये सब देखकर रूमी के मन में बस एक ही सवाल आता है कि ये बंदा एक डेस्क को पॉलिश करते करते मिरर कैसे बना सकता है। रूमी फिर से अपने नोट्स लिखने लगती है, लेकिन उसका ध्यान तब भटकता है जब उसे महसूस होता है कि सेकी बार बार उसकी तरफ देख रहा है। जब वो सेकी की तरफ देखते हैं तो उसे एहसास होता है कि सेकी एक्चुअली उसके डेस्क को भी क्लीन करने का ऑफर दे रहा है। रूमी अपने प्यारे डेस्क को बचाते हुए तुरंत कहते हैं कि उसे अपने डेस्क क्लीन नहीं करवानी। सेकी सबसे पहले उसे 500 रुपए का ऑफर देता है, लेकिन रूमी मना कर देती है। जिसके बाद सेकी फिर से उसे 500 रुपए का ऑफर देता है, लेकिन इस बार कहता है कि उसका डेस्क और भी ज्यादा अच्छी तरह से क्लीन करेगा। रूमी फिर भी मना कर देती है और गुस्से में कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ भी करने नहीं दूंगी। अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो जाकर टीचर की बात सुनो। सेकी डिसअपॉइंटेड हो जाता है और फिर से अपनी डेस्क पॉलिश करने लगता है। रूमी को उस पर थोड़ा बुरा लगता है और उसे दया आती है, और इसीलिए वो अपना ब्लैक बोर्ड सेकी को दे देती है और कहते हैं, अगर तुम्हें इतना ही साफ करने का शौक है तो इसे क्लीन कर लो। सेकी बिना किसी सोच के तुरंत ब्लैक बोर्ड को लेता है और सफाई करने में लग जाता है। जब सेकी ब्लैक बोर्ड को क्लीन करके रूमी को वापस देता है तो रूमी उस पे अपने रिफ्लेक्शन देखकर शॉक रह जाती है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड भी एक मिरर जैसा चमक रहा होता है। वो खुश होती है, लेकिन अचानक उसके शरीर में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक झटका महसूस होता है। रूमी जोर से चिल्लाती है, जिससे पूरे क्लास का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। टीचर गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं, ओए रूमी, क्या तुम ठीक हो? रूमी टीचर को बताती है कि सब कुछ ठीक है। उसके मन में एक ही सोच आते है कि भाई मैं मुंह उठा के मर जाऊंगी, पर दोबारा कभी सेकी के साथ अच्छी नहीं बनूंगी। अगले दिन स्कूल में जैसे ही टीचर अपना लेसन शुरू करता है, सेकी अपने बैग से एक लकड़ी का बाउल निकालता है और एक स्ट्रेटेजिक और ट्रेडिशनल बोर्ड गेम, जिसे जापानीज में गोमुको कहते हैं, उसमें खो जाता है। जब रूमी देखती है कि सेकी एक गोमुको गेम खेल रहा है तो वो अंदर ही अंदर खुश होती है, क्योंकि उसे इस गेम के रूल्स नहीं पता, तो वो फाइनली अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं बिना सेकी के इन अजीब हरकतों को देखे। लेकिन हमेशा की तरह सेकी का यूनिक और अजीब तरीका इस सिंपल गेम को भी एक स्पेशल गेम में बदल देता है, जिससे रूमी का ध्यान फिर से उस पर फोकस हो जाता है। रूमी जितना ही कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, उतना ही उसका मन सेकी के इस गेम की दुनिया में खो जाता है। सेकी का टाइम पास करने का अनोखा तरीका धीरे धीरे उसके लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने लगती है। रूमी, जो एक मेहनती और सीरियस स्टूडेंट है, सेकी के इस नए डिस्ट्रैक्शन को बहुत गौर से ऑब्जर्व करने लगती है। सेकी अपने डेस्क पर एक बढ़िया सा गोमुको बोर्ड सेटअप करता है, जो उसके अटेंशन टू डिटेल और क्रिएटिविटी को दिखाता है। रूमी का पूरा ध्यान उस गेम सेटअप पर चला जाता है, जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है। जैसे जैसे गोमुको मैच आगे बढ़ता है, सेकी कुछ अलग ही तरीके से उस गेम को खेलने लगता है, जो उस गेम को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। सेकी का जो तरीका रहता है अपने आसपास के सभी चीजों को यूज करने का, वो इस गेम को और भी ज्यादा कम्प्लेक्स बना देता है, और रूमी इस नए गेम के एक्साइटमेंट में खींची चली जाती है। जब रूमी ध्यान से सेकी के इस अनोखी गेम को देख रही होती है, तभी टीचर उसे बुलाकर कहता है कि दिन में सपने देखना बंद करे। रूमी टीचर को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब सेकी की वजह से हो रहा है, जो अपनी हरकतों से उसका ध्यान भटका रहा है। लेकिन जैसे ही वो सेकी की तरफ मुड़ती है तो देखती है कि सेकी ने अपना पूरा सेटअप पहले ही छुपा दिया है। फिर भी रूमी टीचर को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो सेकी की सच्चाई देखे। वो अपने नोटबुक दिखाते हैं, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसने नोट्स लिखने की जगह गोमुको गेम का पूरा बैटल सीन ड्रॉ कर दिया है। टीचर ये देखकर हैरान हो जाता है और उसे पूछता है कि ये सब क्या है। रूमी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी सिचुएशन ऐसे लगती है जैसे वो खुद क्लास में मजाक कर रही हो। अगले दिन सारे स्टूडेंट साइंस लैब में इकट्ठा होते हैं। रूमी एक्साइटेड होती है और ध्यान से टीचर्स के लेक्चर्स का नोट्स बना रही होती है। सोचते है कि आज का दिन नॉर्मल तरीके से गुजरने वाला है, लेकिन उसका ये सपना तब तहस महस हो जाता है जब उसकी नजर फिर से सेकी पर पड़ती है, जो एक नया और मजेदार तरीका ढूंढ चुका होता है टाइम पास करने का। इस बार सेकी एक और भी मजेदार गेम शुरू करता है, इरेजर्स का यूज करके अलग अलग तरह के स्टैम्प डिजाइन बनाना। रूमी को लगता है कि शायद इस बार सेकी अपना एक गेम नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसके बगल में उजावा बैठा है। वो सोचती है कि सेकी शायद उजावा से डर जाएगा और उसे टीचर के पकड़े जाने का भी ज्यादा डर होगा। ये सोचकर रूमी को
थोड़ी राहत मिलती है और वो सोचती है कि आज उसका दिन एकदम शांत और बिना किसी दिक्कत के गुजरेगी। लेकिन उसका ये ख्वाब तुरंत ही खत्म हो जाता है जैसे ही वो अपना नोट्स लिखना शुरू करती है। सेकी ने तब तक अपने इरेजर्स को इतने अच्छे से काट लिया होता है कि वो एक असली सील जैसा लगने लगता है। रूमी को ये बात नहीं पता थी कि सेकी की क्रिएटिविटी का कोई सीमा नहीं है। वो पूरे मोटिवेशन के साथ अपने इरेजर्स को एक असली सील बनाने की कोशिश कर रहा होता है। जब सेकी अपना औजार उठाने जा रहा होता है ताकि अपना काम कंटिन्यू कर सके, तभी उसकी नजर उजावा पर पड़ती है जो उसे एकदम एक्साइटेड होकर देख रहा होता है। उजावा जो खुद टाइम पास करने का कोई तरीका ढूंढ रहा होता है, सेकी का स्तंभ देख लेता है। मस्ती मस्ती में उजावा सेकी का हाथ स्तंभ पर रख देता है और फिर उसका प्रिंट अपने नोटबुक पर लगा देता है। उजावा हंसी मजाक में सेकी को एक गुनहगार डिक्लेयर कर देता है, जिसे पूरी क्लास एक मजेदार डिटेक्टिव सीन में बदल जाती है। रूमी चुपचाप इस हलचल को देख रही होती है बिना किसी रिएक्शन के, और एक इरेजर सी बनी छोटी सी बॉक्स रिवील करता है। वो अपनी सील उस बॉक्स के अंदर रखकर ढक देता है जो एक नॉर्मल इरेजर की तरह लगने लगता है। रूमी जो अब तक सेकी के हरकतों से परेशान रहती थी, इस बार उसकी होशियारी और जुगाड़ देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि ये तो एक परफेक्ट हाथों से बनाया हुआ सील केस है। तभी टीचर अनाउंस करता है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए नोट्स अगले टेस्ट का पार्ट होंगे। रूमी और उजावा तुरंत अपना ध्यान नोट्स लिखने पर शिफ्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस में उजावा जो अपना इरेजर नहीं लाया होता, बिना सोचे समझे सेकी के हाथ से इरेजर ले लेता है, वही इरेजर जिसमें सेकी का वो सील छुपा होता है। जैसे ही उजावा इरेजर को यूज करने की कोशिश करता है, वो सील टुकड़ों में टूट जाते हैं। रूमी को सेकी के इरेजर के टूटने का बहुत दुख होता है, पर वो कुछ कह नहीं पाती। तभी टीचर ब्लैक बोर्ड साफ करने लगता है और रूमी एक बार फिर अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाती। वो दिन इतना खराब जाता है क्योंकि रूमी के पास ना तो नोट्स बचते हैं और ना ही कोई शांति। अगला दिन स्कूल एक डिजास्टर ड्रिल अनाउंस करता है, जिसमें क्लास के सारे स्टूडेंट्स ड्रिल के लिए प्रिपेयर करते हैं। अब डिजास्टर ड्रिल का मतलब यह है कि एक डिजास्टर के समय मान लो कभी भूकंप आ गया या फिर टाइफून आ गया, तो उन सारी मोमेंट्स पे हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें स्कूल में सिखाई जाते हैं एक फेक सीन क्रिएट करके। लेकिन सेकी इसे एक नई तरीके से देख रहा होता है। उसके दिमाग में ये सिर्फ एक ड्रिल नहीं बल्कि अपनी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का एक मौका होता है। जहाँ बाकी स्टूडेंट्स सीरियस तरीके से ड्रिल फॉलो कर रहे होते हैं, सेकी एक इमेजिनेशन की दुनिया क्रिएट करने लगता है जिसमें एक पूरी रोबोट फैमिली शामिल होती है। सेकी अपने बैग से कुछ छोटे रोबोट्स निकालता है, जिससे एक रोबोट फादर, एक रोबोट मदर और एक रोबोट बच्चा बनाता है। फिर बहुत ध्यान से बड़ी डिटेल के साथ अपने डेस्क पर एक प्यारा सा सीन क्रिएट करता है, जिसमें ये रोबोट फैमिली उसके सोची समझी कहानी का हिस्सा बनती है। और ये अनोखा गेम तुरंत रूमी का ध्यान खींच लेता है। स्कूल अपने डिजास्टर ड्रिल के लिए एक भूकंप का सीन क्रिएट करता है ताकि टीचर्स बच्चों को सिखा सके कि भूकंप के दौरान उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन सेकी उस रोबोट फैमिली को भी भूकंप से बचने के लिए प्रैक्टिस करवाने लगता है, जो देखने में बहुत ज्यादा मजेदार और फनी लगता है। जब ड्रिल आगे बढ़ती है तो रूमी पहले थोड़ा कंफ्यूज होती है सेकी के इस अलग तरीके को देखकर, लेकिन धीरे धीरे वो बिना चाहे भी सेकी के इस रोबोट परिवार की कहानी का एक दर्शक बन जाती है। एक तरफ पूरी क्लास ड्रिल को एक सीरियस एक्टिविटी की तरह देख रही होती है, तो दूसरी तरफ सेकी इसे एक मजेदार कहानी बना रहा होता है। ये तालमेल ड्रिल को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। जैसे जैसे ड्रिल अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है, सारे स्टूडेंट्स टीचर की डायरेक्शन में फ्लोर पर बैठ जाते हैं। तभी सबको हैरानी होती है जब सेकी बिना किसी टेंशन के दूसरे स्टूडेंट से बात करने लगता है और अपनी रोबोट फैमिली को डिजास्टर में मरने के लिए छोड़ देता है। सेकी एक जिम्मेदार तरीके से अपनी कहानी को बनाए रखने के बजाय अपनी रोबोट फैमिली को भूल जाता है और बस अपनी मस्ती में लगा रहता है। रूमी जो अब तक उसकी हर एक हरकत देख रही होती है, उसे गुस्सा आने लगता है। सेकी का अपने रोबोट फैमिली के लिए ये लापरवाही वाला एटीट्यूड देखकर रूमी फाइनली फैसला करती है कि अब ये डिजास्टर सीन वो खुद हैंडल करेगी। वो बीच में इंटरफेयर कर देती है और अपनी तरफ से रोबोट फैमिली को बचाने की कोशिश करते हैं ताकि डिजास्टर ड्रिल के बीच उन्हें और नुकसान ना हो। जब ड्रिल फाइनली खत्म होती है, सारे स्टूडेंट्स अपने सीट्स में वापस चले जाते हैं। सेकी रूमी की तरफ देखकर उम्मीद करता है कि वो उसके टॉयज वापस कर देगी, लेकिन रूमी के मन में कुछ और ही होता है। वो टॉयज वापस देने के बजाय उनकी और भी अच्छे से देखभाल करने लगते हैं। वो सेकी को दिखाती है कि असलियत में खिलौने संभालने का सही तरीका क्या होता है। जैसे वो उसे ये सीख देना चाहते हैं कि सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होता, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। और साथ ही रूमी ये भी कहना चाहते हैं कि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, लाइक और सब्सक्राइब भी करना पड़ता है, तो जल्दी से जाके करो। अगले दिन जैसे टीचर अपना लेसन शुरू करता है, रूमी ऑब्जर्व करती है कि सेकी इस बार एक नए काम में बिजी है। वो अपने क्लासरूम के अंदर ही छोटी सी पोस्ट ऑफिस चला रहा होता है। उसने अपने डेस्क पर एक छोटा सा पोस्टल सिस्टम तैयार किया है, जिसमें स्टैम्प्स, एनवेलप्स और एक छोटी सी मेल डिलीवरी रूटीन भी शामिल है। सेकी एक पोस्ट मास्टर की तरह काम कर रहा है, जो पूरे ध्यान के साथ नोट्स पर स्टैम्प लगाता है और उन्हें उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। रूमी जब सेकी के इस बेहतरीन पोस्ट ऑफिस वाले कनेक्शन को देखते हैं, तो वो उसके इस काम से इम्प्रेस हो जाते हैं कि कैसे वो एक आम सी चीज को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। तभी रूमी को एक छोटा सा लेटर मिलता है। ये तोमोका का नोट होता है, जिसमें लिखा होता है कि सेकी इस वक्त एक पोस्टमैन की तरह काम कर रहा है और अगर कोई भी सेकी को एक नोट देगा तो वो उस पर
स्टंप लगाकर उसे डिलीवर करेगा। रूमी भी इस नए गेम का हिस्सा बनने का फैसला करती है और सेकी से कम्युनिकेट करने के लिए एक नोट लिखती है। लेकिन जैसे ही वो नोट पास करने की कोशिश करती है, सेकी सीधा उसे एक रूल बुक दिखा देता है। ये एक प्रॉपर नोट पासिंग गाइडलाइंस वाली किताब है जिसमें पूरी तरह से लिखा होता है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेगी और क्या रेस्ट्रिक्शंस है। रूमी थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो सेकी के इन कॉम्प्लिकेटेड नियमों को फॉलो करे। वो एक नोट लिखती है और एकदम संभाल के उसे क्लासरूम के मेल बॉक्स में डाल देती है ताकि सेकी उसे देख सके और उसका जवाब दे सके। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब सेकी बिना मेल बॉक्स चेक किए ही घर चला जाता है। उसका ध्यान इतना ज्यादा अपनी गेम में होता है कि वो रूमी का नोट देखना ही भूल जाता है। जब रूमी देखती है कि उसका नोट अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है तो वो थोड़ी सी इंसल्ट महसूस करती है, लेकिन अब उसने ठान लिया है कि वो किसी भी तरह अपना मैसेज सेकी तक पहुंचा कर ही रहेगी। रूमी फैसला करती है कि अब वो खुद ही इस मामले को हैंडल करेगी। वो एक और नोट लिखती है और इसे चालाकी से सेकी के जूते वाले ड्रॉयर में रख देती है, इसी उम्मीद में कि अगले दिन सेकी इसे जरूर देखेगा। लेकिन इस बार उसका ये काम चुपके से कोई और देख लेता है। उसका ही एक क्लासमेट रूमी के सीक्रेट नोट डिलीवरी का विटनेस बनता है और सिचुएशन को गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि रूमी और सेकी के बीच कोई रोमांटिक रिलेशनशिप चल रहा है, जबकि रूमी सिर्फ ये सोच रही होती है कि अब वो शांति से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि सेकी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। जैसे अगली क्लास शुरू होती है, सेकी एक नए तरह का शोगी टूर्नामेंट अपने डेस्क पर शुरू कर देता है। इस बार वो गेम में नई चीजें इंट्रोड्यूस करता है जो इसे और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। शुरू में रूमी सोचती है कि ये उसके लिए एक अच्छा मौका होगा अपना काम पूरा करने का, लेकिन जैसे ही सेकी अपने नए ट्विस्ट दिखाने लगता है, उसका ध्यान फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एक अजीब और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है जब सेकी अपने शोगी गेम में एक पॉन के साथ एक प्रिंसेस भी इंट्रोड्यूस कर देती है। ये आम नियमों से बिल्कुल हटके होता है, जो रूमी को और भी ज्यादा कंफ्यूज और इंटरेस्टेड कर देता है। ये नए रूल सिर्फ उस गेम को बिगाड़ते ही नहीं, बल्कि रूमी को और भी ज्यादा क्यूरियस बना देता है। जैसे सेकी अपनी डेस्क पर एक अलग ही तरह का बैटल स्टार्ट करता है, रूमी इस गेम में बिल्कुल ही खो जाते हैं। वो अपने मन में एक इमेजिनरी शोगी बोर्ड को सोचने लगते हैं, जिसे उसके लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जैसे जैसे रूमी सेकी के इस अनोखी शोगी गेम को देखती रहती है, वो इमोशनली इतना ज्यादा हुक हो जाते हैं कि वो उन छोटी छोटी शोगी पीसेस की किस्मत को अपने मन में ही सोचने लगते हैं। उस टूर्नामेंट को देखते वक्त वो हर एक पीसेस के लिए एक रोमांचक और दर्द भरी बैक स्टोरी के बारे में इमेजिन करने लगते हैं, जो इस हल्के फुल्के गेम को एक गहराई और इमोशन से भर देता है। ये इमेजिनेशंस कहानी में एक मजेदार टच जोड़ता है, जो दिखाता है कि कैसे रूमी सेकी के इन अजीबोगरीब चीजों में हर दिन अट्रैक्ट होती जा रही है। लेकिन तभी रूमी सेकी के गेम में इंटरफेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन सेकी चालाकी से अपनी किताब उन दोनों के बीच रख लेता है ताकि एक दीवार बन जाए जो रूमी को उसे डिस्टर्ब करने से रोक देती है। जैसे रूमी अपने हारी हुई तकदीर मान लेती है, अचानक टीचर सेकी को उसके किताब से पढ़ने के लिए बुला लेता है। सेकी के एक पल के लिए ध्यान हटते ही रूमी को मौका मिल जाता है और वो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। वो एक पीस उठाकर सीधा दूसरे शो की पीस के ऊपर फेंक देती है, जो उसके इमेजिनेशन वाले लड़ाई के मैदान में एक अफरा तफरी मचा देता है। ये पागल भरी हरकत रूमी की एक मजेदार कोशिश है ताकि वो सिचुएशन पर अपनी पकड़ वापस पा सके और सेकी का ध्यान गेम से डाइवर्ट कर सके। यह एपिसोड एक मजेदार सीन पर खत्म होता है जब रूमी और सेकी दोनों अपनी किताब में पढ़ाए जा रहे चैप्टर को ढूंढने में सफल हो जाता है। अगले सीन में मेहनती स्टूडेंट रूमी देखती है कि सेकी एक हैरान करने वाले काम में बिजी है, निटिंग यानी सुई धागे से बुनाई का काम करना। सेकी के आम मस्ती भरे हरकतों से हटकर इस नए काम को देखकर रूमी, जो खुद इस काम में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, एक्साइटेड हो जाती है। उसके मन की बातें उसके एक्साइटमेंट को दिखाती है कि उसे कपड़े बुनना कितना पसंद है और उसमें कितना इंटरेस्ट रखती है। वो सोचने लगती है कि क्या सेकी कुछ ट्रेडिशनल बनाएगा या फिर कुछ बिल्कुल ही अनोखा। जैसे जैसे सेकी का निटिंग प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, ये तो साफ हो जाता है कि वो एक खास अफगान सुई का इस्तेमाल कर रहा है एक प्यारे से कैक्टस पौधे को बनाने के लिए। जब रूमी इस बात को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि अफगान नीडल अपनी मोटाई और सॉफ्ट होने के लिए जानी जाती है। रूमी, जो खुद को एक प्रो नीटर मानते हैं, सेकी के इतने बढ़िया काम को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसकी तारीफ भी करते हैं। पर मजा तो तब आता है जब बुनाई से बना कैक्टस अपनी सोच से भी ज्यादा सुंदर दिखता है, जो रूमी की उम्मीदों से बिल्कुल बाहर होता है। उसके मन की बातों से साफ पता चलता है कि वो उसे देखकर कितनी शॉक्ड है और वो मान लेती है कि सेकी ने उसकी सोच से भी ज्यादा बेहतरीन काम किया है और बुनाई में उसे पीछे छोड़ दिया है। क्यूरियस होकर रूमी सेकी के डेस्क के पास जाने का फैसला करते हैं ताकि उस बने हुए कैक्टस को और नजदीक से देख सके, लेकिन सेकी, जो अपने शरारतों से कभी बाज नहीं आएगा, वो अचानक पूरे कैक्टस को खोल देता है, जिसे देखकर रूमी हैरान रह जाती है और निराश भी। ये सीन इस पूरे एपिसोड में सबसे हैरान कर देने वाला मोमेंट होता है और ये भी दिखाता है कि सेकी कितना पागल हो सकता है और बदमाश भी। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये मोमेंट काफी ज्यादा फनी लगता है और हमें सेकी के इस टैलेंट के बारे में भी पता चलता है कि वो कैसे अलग अलग तरीके से अपना टाइम पास कर सकता है। रूमी, जो अभी तक इस झटके से उभर नहीं पाई है, सेकी से वही कैक्टस प्लान दोबारा बनाने की रिक्वेस्ट करते हैं
लेकिन उसकी बात सुनकर भी सेकी कुछ नहीं कहता और अपनी जगह चुपचाप बैठा रहता है। अगले दिन स्कूल में सभी स्टूडेंट्स आर्ट क्लास के लिए आर्ट रूम में इकट्ठा होता है। सेकी हमेशा की तरह रूमी के बगल में बैठता है और अपने पागल एक्टिविटीज में खो जाता है। इस बार एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, साकुरा को गोतो, जो रूमी के पीछे बैठते हैं। गोतो रूमी से दोस्ती करने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन उसे ऐसा करने में मुश्किल होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो दोनों सिर्फ तभी एक दूसरे के पास बैठ सकते हैं जब वो अपने रेगुलर क्लासरूम के बाहर होते हैं। जब गोतो अपनी इच्छा को लेकर सोच में डूबी रहते हैं, रूमी पूरी तरह से सेकी को देखने में खोई रहते हैं, जो अपने डेस्क पर एक छोटी सी गोल्फ गेम खेल रहा होता है। बिना रूमी को पता चले गोतो रूमी और सेकी के बीच के रिलेशन को गलत समझ बैठते हैं और एक रोमांटिक रिश्ते के रूप में देखते हैं। हालांकि वो बीच में इंटरफेयर करना तो चाहती थे, लेकिन क्योंकि उसकी दोस्ती रूमी से उतनी पक्की नहीं है, इसलिए वो रुक जाती है। जब सेकी अपनी छोटी सी गोल्फ बॉल रूमी के डेस्क की तरफ वाले होल में डालने की तैयारी कर रहा होता है, तभी पीछे से देख रही गोतो एक बार फिर इस मोमेंट को गलत समझ लेती है। उसे कंफर्म हो जाता है कि रूमी और सेकी बिल्कुल एक रोमांटिक रिलेशनशिप में है और वो सोचने लगते हैं कि क्या उसे ये बात दूसरों को बतानी चाहिए। तभी टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक प्रिंट आउट देता है जो हर एक रंग की खासियत बताता है। जब रूमी ये प्रिंट आउट गोतो को देने के लिए आगे बढ़ती है, तो गलती से उसका हाथ सेकी के छोटी सी गोल्फ बॉल से टकरा जाता है। इस अफरा तफरी में अपनी गलती समझकर रूमी तुरंत सेकी से माफी मांगते हैं, जो और भी ज्यादा गोतो की गलतफहमी को बढ़ा देता है। रूमी डेस्क पर एक लाल झंडा देखते हैं, जो आमतौर पर गोल्फ में होल की लोकेशन को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन गोतो इसे एक अलग ही नजरिए से देखते हैं और मान लेती है कि ये रूमी और सेकी के बीच एक सीक्रेट सिग्नल है। जब रूमी और सेकी दोनों डेस्क के नीचे झुककर उस छोटी सी गोल्फ बॉल को उठाने की कोशिश करते हैं, तब गोतो फिर से उस सिचुएशन को गलत समझ लेती है और सोचने लगते हैं कि दोनों कोई शरारती हरकत कर रहे हैं। ब्रेक के दौरान गोतो रूमी के पास आते हैं और जो कुछ भी उसने देखा उसके बारे में बताने लगती है। वो रूमी को समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे काम क्लास के दौरान नहीं होने चाहिए। ये सुनकर रूमी राहत महसूस करते हैं कि कम से कम कोई तो उसका नजरिया समझता है। तब रूमी गोतो से अपने मन की बात शेयर करते हैं और समझाते हैं कि सेकी हमेशा ऐसे अजीब तरह के चीजों में लगा रहता है, लेकिन गोतो जो मन ही मन कुछ और ही सोच रही होती है, बाहर से रूमी को सपोर्ट करते हैं और उसे यकीन दिलाते हैं कि वो हमेशा उसके साथ है। एक दोस्ती भरा मोमेंट महसूस करते हुए रूमी गोतो को दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। गोतो, जो आखिरकार रूमी की दोस्त बनने के लिए तड़प रही थी, इस बात से खुश हो जाती है, लेकिन वो चाहे जितना भी कोशिश करे, उसे महसूस होता है कि ये नई दोस्ती किसी तरह से उसे रूमी से और भी ज्यादा दूर कर रही है। अगले दिन जब टीचर क्लास को पढ़ा रहे होते हैं, तब रूमी महसूस करते हैं कि उसका काम पहले ही पूरा हो चुका है और उसे इस काम को दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो सेकी को देखने के लिए एक्साइटेड होती है। जैसे वो अपना ध्यान सेकी की तरफ मोड़ती है, वो देखते है कि वो चुपचाप अपने डेस्क पर छोटी छोटी मिनिएचर भालुओं का एक झुंड इकट्ठा कर रहा है। जैसे जैसे वो और क्यूरियस होती है, सेकी एक पहाड़ चढ़ाई अभियान का प्लान बनाता है, जिसमें उसका एक शिकार बनता है, उसका क्लासमेट ताकाहिरो माएदा। भले ही ये एक आम क्लासरूम का माहौल हो, लेकिन सेकी का ये टैलेंट अच्छे से उभर कर आ रहा है कि कैसे वो मामूली चीजों को भी एकदम रोमांचक बना देता है। सेकी की इमेजिनेशन से वो छोटे भालुओं का झुंड माएदा के पीठ पर बने उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करती है। अपने आसपास की आम चीजों को और यहाँ तक कि अपने क्लासमेट्स को भी उसके इमेजिनेशन का एक हिस्सा बना देना, ये सेकी की खासियत रही है। रूमी और सेकी की जो बेहतरीन इमेजिनेशन होती है, वो इस पूरे सीन को एक तरह से रियल बना देता है, जिसमें भालुओं की हर एक हरकत और माएदा की पीठ का बदलता हुआ हिस्सा साफ साफ दिखाई पड़ता है। रूमी, जो अपनी नजर हटा ही नहीं पाती, बड़े ही उत्साह और बेचैनी के साथ देखती रहती है कि कैसे वो भालू इस मुश्किल रास्ते को पार करने की कोशिश कर रही होती है। इसी तरह उस चलते क्लासरूम के बीच भी एक मजेदार और रोमांचक सीन तैयार हो जाता है। जब सेकी माएदा की पीठ पर चढ़ रही भालू की हरकतों पर ध्यान देता है, तब अचानक माएदा को अपने गर्दन पर जलन सी महसूस होती है। वो अपनी उंगली से गर्दन के उस हिस्से को रगड़ने लगता है और ये देखकर एक राहत मिलती है कि जो भालू पहले अटक गया था, वो अब उसके कॉलर के ऊपर तक पहुंच गया है। लेकिन माएदा के एक अचानक हरकत से वो भालू सीधा खिड़की के बाहर जा गिरता है। रूमी और सेकी तुरंत खिड़की की तरफ भागने लगते हैं और शुक्र है कि सेकी अपनी रस्सी का इस्तेमाल करके भालू को गिरने से बचा लेता है। जैसे जैसे ये पहाड़ चढ़ाई अभियान अपने पीक पर पहुंचता है, माएदा को आखिरकार एहसास होता है कि सेकी उसके पीठ पर कुछ कर रहा है। सेकी जब माएदा के कॉलर पर क्लिप लगाने की कोशिश करता है और रूमी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, तभी माएदा पलट जाता है। रूमी के रोकने के बावजूद भी सेकी अपनी कोशिश जारी रखता है, लेकिन माएदा धीरे धीरे सेकी की इन हरकतों को महसूस करने लगता है। जब भी उसे ऐसा लगता है कि सेकी पास आ रहा है, वो तुरंत पीछे देखने लगता है। ये देखकर सेकी को अपना प्लान अधूरा छोड़ना पड़ता है। अगले दिन जैसे ही टीचर अपना लेक्चर शुरू करता है, रूमी, जो ईमानदारी से अपने नोट्स लिख रही होती है, अचानक देखते हैं कि सेकी अपने बैग से एक रिमोट कंट्रोल कार निकाल रहा है। वो उसे अपने डेस्क पर रखकर एक नए गेम की प्लान बनाता है। वो अपने डेस्क को एक ड्राइविंग टेस्ट का मैदान बना देता है। मिनिएचर सेटअप में ट्रैफिक सिग्नल, एक ड्राइविंग टेस्ट का बोर्ड और एक रिमोट कंट्रोल कार शामिल होती है, जो सेकी के डेस्क
टेस्ट को एक ड्राइविंग एडवेंचर में बदल देता है। रूमी एक बार फिर बिना चाहे भी सेकी के इस अचानक शुरू हुए ड्राइविंग एडवेंचर की दर्शक बन जाती है। सेकी की हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देने की आदत तब क्लियर दिखाई देती है जब वो अपने डेस्क पर एक मिनिएचर ड्राइविंग कोर्स बनाता है। इस सीन का सबसे फनी हिस्सा ये लगता है कि एक ड्राइविंग टेस्ट जो असल में एक बहुत ही गंभीर प्रोसेस होती है, उसे सेकी अपने डेस्क पर एक मजेदार और अनोखे अंदाज में बना रहा है। जैसे सेकी अपने रिमोट कंट्रोल कार को इस छोटी सी रास्ते में चलाने लगता है, वो इस ड्राइविंग टेस्ट को बिल्कुल सीरियसली लेता है और उन नियमों का पालन करता है जो उसने पहले से ही पढ़ रखे हैं। लेकिन इतने सावधानी के बावजूद भी सेकी गलती से कार को एक ऑब्स्टिकल से टकरा देता है, जिसके बाद वो सच में उदास हो जाता है। ऐसा इसलिए कि कोर्स के नियम के मुताबिक वो दिन में सिर्फ एक ही बार टेस्ट दे सकता है। अगले दिन सेकी दोबारा अपना टेस्ट देता है, जो रूमी के लिए एक मुश्किल सिचुएशन बना देता है। एक तरफ उसे क्लास पर ध्यान देना होता है तो दूसरी तरफ सेकी के ये मजेदार डिस्ट्रैक्शंस भी उसका ध्यान खींच लेती है। इस बार सेकी एकदम बढ़िया तरीके से अपने कार को उस रास्ते में चला पाता है और इस बार उसका इरादा बिल्कुल साफ होता है। टेस्ट खत्म होने के बाद वो तुरंत कुछ और बनाने लगता है, जो रूमी को और भी ज्यादा क्यूरियस बना देती है। रूमी हैरान रह जाती है जब उसे समझ आता है कि सेकी अपना खुद का ड्राइविंग लाइसेंस बना रहा है और इसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वो इस काम को लेके कितना सीरियस एंड डिसिप्लिन्ड है। जैसे वो अपना लाइसेंस पूरा कर लेता है, सेकी खुशी से अपना हाथ ऊपर उठाता है और जीत को सेलिब्रेट करता है। तभी टीचर किसी स्टूडेंट को अगले सवाल का जवाब देने के लिए ब्लैक बोर्ड पर बुलाने के बारे में सोच रहा होता है और जैसे वो देखता है कि सेकी ने अपना हाथ उठाया है, वो सोचता है कि सेकी जवाब देने के लिए रेडी है। सेकी, जिसको एक भी जवाब नहीं आता था, मदद के लिए रूमी की तरफ देखती है, लेकिन रूमी तय करते है कि वो उसकी कोई मदद नहीं करेगी। लेकिन एक मजेदार ट्विस्ट तब आता है जब सेकी रूमी को उसका अपना ड्राइविंग लाइसेंस और रिमोट कंट्रोल कार से खेलने का एक मौका ऑफर करता है, लेकिन रूमी अपनी जिद पर बनी रहती है और उसे मदद करने से इनकार कर देती है। अगले दिन टीचर की कड़ी नजर के नीचे सभी स्टूडेंट्स स्कूल के स्विमिंग पूल में एक वाटर सेफ्टी लेसन के लिए जाते हैं। टीचर सभी को सुरक्षा के महत्व के बारे में समझाता है और बताता है कि अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो उससे पूछ सकता है। लेसन के बाद रूमी सेकी को ढूंढने जाती है, ये देखने के लिए कि अब वो क्या कर रहा है। जब वो उसके पास पहुंचती है तो देखती है कि सेकी अपने क्लासमेट्स के साथ मजे करने में बिजी है और उसके पास एक छोटी रोबोट फैमिली भी है जो उसने पहले क्लास में इस्तेमाल की थी। वाटर सेफ्टी लेसन की गंभीरता और सेकी के इस इमेजिनेशन की दुनिया के बीच का जो तालमेल है, वो एक अलग ही मजेदार माहौल बना देता है। दूसरी तरफ रूमी सेकी के इन पागलों जैसे स्वभाव से चिढ़ जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसे वो छोटी रोबोट फैमिली बहुत प्यारी भी लगती है। कुछ मिनट बाद टीचर अनाउंस करता है कि उनका लेसन खत्म हो गया है, लेकिन क्योंकि थोड़ा समय बचा है तो स्टूडेंट्स को पूल में मजे करने की परमिशन मिल जाती है। उजावा तुरंत इस मौके का फायदा उठाता है और सबसे पहले पूल में कूद जाता है। पूल में जाने से पहले गोतो रूमी को भी साथ आने के लिए कहती है, लेकिन रूमी मना कर देती है और कहती है कि वो थोड़ी देर बाद आएगी। उसके बदले वो सेकी और उसकी रोबोट फैमिली को ढूंढने लगती है, लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं तब तक सेकी पहले ही पूल में जा चुका होता है और छोटी रोबोट फैमिली को एक कोने में अकेला छोड़ गया होता है। रूमी सेकी के इन हरकतों से परेशान होकर रोबोट्स के लिए दया महसूस करते हैं। वो तय करते हैं कि उन्हें एक अच्छी जगह पर रखना चाहिए। जब रूमी रोबोट फैमिली का ध्यान रख रही होती है तभी उजावा उन्हें देख लेता है और शैतानी में रोबोट बच्चे को पानी में फेंक देता है। रूमी उजावा के इस हरकत से गुस्से से भर जाती है और रोबोट बच्चे की सुरक्षा को लेकर टेंशन में आ जाती है। वो देखते हैं कि रोबोट बच्चा गोटो के बालों में अटक गया है और तुरंत उसे वापस लाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन बिना रूमी के जाने सेकी, जो बिल्कुल गोटो के पीछे होता है, रूमी के पहुंचने से पहले ही रोबोट को उठा लेता है। जब रूमी वहां पहुंचते तो उसे गोटो के बालों में कहीं भी वो रोबोट नहीं मिलता। ये सोचकर कि वो खो गया है, रूमी फिर से पानी में कूद जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। इसी बीच लेसन खत्म हो जाता है और टीचर सभी स्टूडेंट्स को बुला लेता है, लेकिन रूमी अब भी खोए हुए रोबोट बच्चे को ढूंढने में बिजी होती है। ये सीन लंच ब्रेक के दौरान एक नए मोड़ पर पहुंचता है, जिसमें रूमी खुद को एक अजीब और थोड़ी सी डिस्टर्ब सिचुएशन में पाती है, जब वो देखती है कि सेकी अनोखे तरीके से अपने घर पर बने हुए ऑक्टोपस सॉसेज खाने लगता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। सीन शुरू होता है जब रूमी अपने खाने का मजा लेने की तैयारी करती है और एक नॉर्मल लंच ब्रेक की उम्मीद करती है, लेकिन उसकी ये शांति जल्दी ही टूट जाती है जब उसके साइड में बैठा हुआ बंदा सेकी अपने अजीबोगरीब तरीके से खाने लगता है, जो रूमी की होश उड़ा देती है और लंच ब्रेक एक नए मजेदार मोड़ पर पहुंच जाता है। जैसे ही लंच ब्रेक शुरू होता है, हमारी मेहनती स्टूडेंट रूमी अपने खाने का मजा उठाने के लिए तैयार होती है। सेकी एक आम और शांत माहौल को एक रोमांचक और काल्पनिक खेल में बदल देता है। वो एक नया चुनौती भरा टास्क अपनाता है, शोगी और चेस के बीच एक अनोखा मुकाबला तैयार करता है, जो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक गेम बनने वाली है। एजुकेशनल वीडियो की गंभीरता और सेकी के इन अजीबोगरीब चीजों के बीच का जो मिश्रण है, वो एक मजेदार माहौल बना देता है। जब सेकी अपना गेम खेल रहा होता है, तभी रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाती है ताकि सभी लोग वीडियो पर ध्यान दे सके। रूमी थोड़ी आराम महसूस करते हैं, सोचते हैं कि अब सेकी अपना गेम बंद कर देगा, लेकिन जैसे ही वो सेकी की तरफ देखती है तो उसकी आंखें चौंक जाती है। अंधेरे भरे उस क्लासरूम में भी सेकी अपना गेम जारी रखता है, लेकिन इस अनोखे
अनोखे माहौल में भी चेस वाला हिस्सा जीत जाता है, क्योंकि उसके पीसेस है ही काले तो वो अंधेरे में भी काम कर सकते हैं, जबकि शोगी के पीसेस पीछे रह जाते हैं। हमेशा की तरह रूमी, जो बिना चाहे भी सेकी के शरारतों का हिस्सा बन जाती है, इस नए गेम में भी हुक हो जाती है। वो एजुकेशनल वीडियो पर ध्यान देने की जगह सेकी के रोमांचक खेल पर ज्यादा मन लगाने लगती है। अंधेरे का ये माहौल सेकी के लिए एक बेस्ट मोमेंट बन जाता है अपने इस अनोखे गेम को जारी रखने का। एक अद्भुत लड़ाई शोगी और चेस के बीच। अब काफी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि शोगी और चेस तो सेम ही होता है, पर ऐसा नहीं है। शोगी जापान का एक ट्रेडिशनल गेम है जिसके पीसेस हमारे मॉडर्न चेस गेम से अलग होते हैं। सेकी का ये अनोखा टैलेंट एक नॉर्मल क्लास एक्टिविटी को भी एक कॉम्प्लेक्स और मजेदार गेम में बदल देना एक बार फिर पूरी तरह उभर कर सामने आती है। जैसे ही रूमी अपनी जगह से देख रही होती है, वो शोगी पीसेस की मदद करना चाहते हैं ताकि वो चेस के काले पीसेस से जीत सके, पर अंधेरे की वजह से वो सही निशाना नहीं लगा पाते और दुखी महसूस करते हैं। तभी उसके नजर कुछ शोगी पीसेस पर पड़ती है जो जमीन पर गिर गए होते हैं। दूसरी तरफ सेकी, जो आखिरी शोगी पीस को हराने के लिए चेस का इस्तेमाल कर रहा होता है, अचानक अपनी टेबल पर और भी शोगी पीसेस देखता है। वो उन्हें उठाकर फेंक देता है, पर तभी और भी शोगी पीसेस वहाँ टेबल पर आ जाते हैं। वो घबरा जाता है, लेकिन फिर भी उन पीसेस को एक बार फिर से उठाकर फेंक देता है। तभी रूमी उन पीसेस को उठाकर फिर से उसकी टेबल पर रख देती है। ये देखकर सेकी और भी ज्यादा डर जाता है, जैसे कि ये किसी भूत का काम हो। अंत में सेकी ये गेम बंद कर देता है, अपने पीसेस जोड़ता है और प्रे करने लगता है। सोचता है कि ये किसी आत्मा की शरारत है। रूमी जब देखती है कि सेकी अब और नहीं खेल रहा है, तो वो अपनी जगह लौटने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, उसे एहसास होता है कि उसकी स्कर्ट सेकी की कुर्सी के नीचे अटक गई है। फिर सेकी एक नया अनोखा और इमेजिनेशन वाला गेम शुरू करता है जिसका नाम है फुकुवारा, जो एक जापानीज ट्रेडिशनल गेम है लेकिन एक नए अंदाज में। दिन की शुरुआत होती है और टीचर अपना लेसन शुरू करता है। सभी स्टूडेंट्स मन लगाकर पढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी सेकी, जो हमेशा नए तरीके ढूंढता है टाइम पास करने का, एक नया और अजीब एक्टिविटी लेकर आता है। सेकी अपने आंखों पर पट्टी बांध लेता है और इस गेम के हिस्से निकालता है। सिर्फ अपने सेंसेस पर भरोसा करते हुए वो फुकुवारा खेलना शुरू करता है। फुकुवारा में एक खाली चेहरा होता है और खिलाड़ियों को बिना देखे उस चेहरे के ऊपर आँख, नाक और मुंह जैसे फीचर्स सही जगह पर लगाने होते हैं। जैसे जैसे सेकी खेलता है, रूमी बिना चाहे भी इस नए तमाशे का एक और बार हिस्सा बन जाती है। सेकी के इस नए वर्जन में आंखों में पट्टी लगाकर उसे खेलने का तरीका उस गेम को और भी ज्यादा चैलेंजिंग और फनी बना देता है। जब सेकी इसे अपने चेहरे पर लगाता है तो उसका चेहरा एक अजीब और मजेदार शक्ल ले लेता है, जो रूमी को जोर से हंसने पर मजबूर कर देता है। उसकी हंसी सुनते ही सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, लेकिन रूमी शर्मा जाते हैं और अपना सर झुका लेती है। धीरे धीरे सभी लोग वापस टीचर की बात सुनने लगते हैं। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, सेकी फुकुवारा के हिस्सों से एक पूरी परिवार की कहानी बनाने लगता है। रूमी को महसूस होता है कि ये अब सिर्फ एक गेम नहीं रहा, बल्कि ये फुकुवारा गेम एक नए ट्विस्ट के साथ एक फैमिली शो बनने लगी है। चेहरे का हर एक हिस्सा अलग अलग किरदारों में बदल जाता है और हर नए प्लेसमेंट के साथ एक नया किस्सा जोड़ता चला जाता है। रूमी, जो अक्सर सेकी के इन अद्भुत और इमेजिनेशन वाले गेम्स के अनजाने में दर्शक होते हैं, इस नए गेम को भी देखने में वो खो जाती है। अब ये सिर्फ सेकी का एक गेम नहीं रहा, फुकुवारा का ये नया वाला वर्जन एक मिलजुल कर खेलने वाला इवेंट बन जाता है, जिसमें रूमी भी किसी तरह अपनी भूमिका निभाने लगती है। रूमी सेकी के प्लेसमेंट के आधार पर कहानी समझने और उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी किताब से हवा फूकने लगते हैं ताकि फुकुवारा के पेरेंट्स एक दूसरे के पास आ सके। लेकिन जैसे ही वो हवा फूकते हैं, अचानक सेकी का हाथ बीच में आ जाता है और जब सेकी अपने हाथ पर हवा का बहाव महसूस करता है तो वो जोर से डर जाता है। जैसे ही रूमी समझती है कि उससे गलती हो गई है, वो तुरंत अपनी जगह वापस आ जाते हैं, जैसे कि उसे इस पूरे घटना के बारे में पता ही ना हो। इसी बीच सेकी तुरंत अपनी आंखों से वो पट्टी हटा देता है और गेम को खत्म करते हुए उस फैमिली को फाइनली एक हैप्पी एंडिंग दे देता है, और ये देखकर रूमी भी अच्छा महसूस करते हैं। दिन की शुरुआत एक नई तरीके से होती है। क्लास के सभी डेस्क एक साथ जोड़ दिए जाते हैं एक प्रिंट आउट शेयर करने के लिए। इस नए सेटअप की वजह से एक नया मजेदार सीन क्रिएट हो जाता है, जिसमें रूमी बिना किसी इरादे के एक बार फिर सेकी के पागल भरी दुनिया का हिस्सा बन जाती है। जैसे डेस्क जोड़ दिए जाते हैं और साथ मिलकर काम करने का वक्त आता है, रूमी तय करते हैं कि वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देगी और सेकी के शरारत भरी हरकतों को इग्नोर करेगी। लेकिन जैसे ही वो सेकी की तरफ देखती है, उसे एहसास होता है कि वो इस नए सेटअप से उदास लग रहा है और बिना चाहे भी उसकी हंसी निकल जाती है। यही मौका देखकर सेकी अपने जादू भरे कार्ड ट्रिक्स दिखाने लगता है, जिसमें उसका एक ही प्लान है, रूमी का ध्यान खींचना और उसे रिएक्ट करने पर मजबूर करना। सेकी के ये कार्ड ट्रिक सिर्फ एक शरारत नहीं, बल्कि एक छोटी सी स्टेज परफॉर्मेंस बन जाती है, जिसमें वो सिर्फ रूमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। रूमी, जो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहती है, बार बार कोशिश करते है कि वो सेकी के इन हरकतों को इग्नोर करे। लेकिन सेकी के जादू भरे ट्रिक्स ऐसे डिजाइन किए गए होते हैं कि उन्हें देखकर बिना रिएक्ट किए रहना मुश्किल हो जाता है। अब रूमी के लिए ये एक मुश्किल हालत बन चुकी है। एक तरफ तो उसे प्रिंट आउट पर ध्यान देना है और दूसरी तरफ सेकी के इन पागल हरकतों से बचना भी है। पर सेकी, जो हमेशा कुछ नए तरीके से अपना चीजें करता है, एक और नया ट्विस्ट लाता है। अब
अब वो और भी हैरान कर देने वाला जादू दिखाता है जो सिर्फ एक नॉर्मल क्लास एक्टिविटी को एक मैजिकल शो में बदल देता है। एक तरफ उनकी प्रैक्टिकल क्लास जहाँ उन्हें प्रिंट आउट शेयर करना होता है और दूसरी तरफ सेकी के इन अजीबोगरीब कार्ड ट्रिक्स। और जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलते हैं तो एक मजेदार और फनी सीन क्रिएट हो जाता है। सेकी के कार्ड ट्रिक सिर्फ हाथों की सफाई नहीं बल्कि एक होश उड़ा देने वाला गेम है जो पूरी तरह से रूमी से एक रिएक्शन निकलवाने के लिए तैयार किया गया है। एक सिंपल प्रिंट आउट शेयर करने वाला क्लासरूम ध्यान खींचने और ध्यान भटकाने वाले एक हल्के फुल्के गेम में बदल जाता है। रूमी पूरी कोशिश करते हैं कि वो सेकी के नए शरारत भरी एक्टिविटी को इग्नोर करे, लेकिन सेकी बार बार उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता है और उसकी पढ़ाई से उसको हटाकर सिर्फ अपनी तरफ खींचना चाहता है। जैसे ही रूमी टीचर के नोट से लिख रही होती है उसकी नजर पड़ती है कि सेकी ने एक कार्ड नोट्स के बीच छुपा दिया है ताकि वो उसे खेलने पर मजबूर हो जाए। रूमी को ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। गुस्से में आकर वो कार्ड उठाकर सीधा सेकी की तरफ वापस फेंक देती है। ये देखकर सेकी थोड़ा दुखी महसूस करता है, लेकिन उसका असली मोटिव अब साफ साफ दिखने लगता है। वो बस चाहता है कि रूमी उसके कार्ड ट्रिक्स पर रिएक्ट करे। रूमी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले अपने काम पर ध्यान देने की, मगर धीरे धीरे वो सेकी के कार्ड ट्रिक्स में और ज्यादा खो जाती है। आखिरकार सेकी अपने काम में सफल होता है। जब टीचर अनाउंस करते हैं कि क्लास खत्म होने वाला है तो रूमी एकदम से हैरान रह जाती है। उसे एहसास होता है कि पूरे क्लास वो सिर्फ और सिर्फ सेकी के इन मजेदार शरारतों में उलझी रही है और पढ़ाई तो ढंग से हुई ही नहीं। दिन की शुरुआत होती है जब टीचर अपना लेक्चर देना शुरू करते हैं और हमेशा की तरह रूमी अपने काम में बिजी रहती है, लेकिन फिर उसकी नजर पड़ती है सेकी पर जो अपने बैग से एक पूरी चश्मे की कलेक्शन निकाल रहा होता है। एक पल में ही उसका डेस्क एक छोटी सी चश्मों की दुकान में बदल जाता है जिसमें अलग अलग साइज, शेप और स्टाइल के चश्मे लगे होते हैं। जब तक क्लास के सभी स्टूडेंट्स अपने अपने काम में लगे रहते हैं तब तक सेकी की ये अजीब हरकत किसी को भी नजर नहीं आती, लेकिन एक इंसान जो हमेशा उसके इमेजिनेशन वाली चीजों में फंस जाते हैं वो है रूमी। चाहे क्लास का माहौल कितना भी सीरियस हो, सेकी अपने ही दुनिया में मस्त रहता है। इस बार उसका मिशन है एक परफेक्ट चश्मा ढूंढना जो उसकी पर्सनैलिटी को सूट करे। रूमी जो पहले अपने काम में बिजी थी धीरे धीरे सेकी की इस नए हरकत से हुक होने लगती है। जैसे जैसे सेकी नए चश्मे पहनता है उसका चेहरा हर बार अलग दिखने लगता है। रूमी बिना चाहे भी इस पूरे कॉमेडी शो की एक साइलेंट स्पेक्टेटर बन जाते हैं। उसके हर नई अपीयरेंस पर उसके मन में नए नए रिएक्शंस आते हैं। सेकी एक शानदार अंदाज में इन मामूली पलों को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का टैलेंट रखता है और रूमी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो हमेशा इसके पागलपन का हिस्सा बन ही जाती है। जब सेकी एक खास चश्मा पहनता है तो रूमी सिर्फ उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर सेकी को लगता है कि रूमी उसे देख रही है तो वो भी उसकी तरफ देखने लग जाता है, लेकिन जैसे ही सेकी रूमी की तरफ देखता है रूमी तुरंत अपना सर घुमा लेती है। सेकी ये हरकत दोबारा करता है, लेकिन जब उसे लगता है कि रूमी अब उसे नहीं देख रही है तो वो वापस अपने काम में लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो दोबारा चश्मे देखने लगता है उसे फिर रूमी की नजर अपने ऊपर महसूस होती है। जब सेकी एक चश्मा उठाने लगता है तो रूमी एक गुस्से वाला एक्सप्रेशन बनाते हैं जो उसे दूसरा चश्मा उठाने पर मजबूर कर देता है। अब सेकी एक एक करके हर चश्मे पर अपना हाथ रखता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रूमी के एक्सप्रेशंस पर पड़ती है वो तुरंत अपना हाथ हटा लेता है। रूमी चाहती है कि सेकी एक खास चश्मा पहने जो उस पर अच्छा लगे, और जब सेकी वही चश्मा उठाता है तो रूमी अपना एक्सप्रेशन बदल देती है ताकि वो उसी चश्मे को पसंद करे। जब सेकी वही चश्मा पहनता है रूमी भी अंदर ही अंदर खुश महसूस करती है। इसके बाद सेकी अपने बाकी सब चश्मों को वापस बैग में रख देता है क्योंकि उसने तय कर लिया होता है कि अब वो कौन सा चश्मा पहनेगा। अगले दिन रूमी देखना चाहती है कि क्या सेकी वही चश्मा पहनता है या नहीं, लेकिन सेकी तो किसी और चीज से खेलने में लग जाता है। रूमी फिर से सेकी की तरफ देखती है और सोचती है कि क्या वो वही चश्मा पहना है जो उसने उसके लिए पसंद किया था, लेकिन सेकी अब तक उस चश्मे को नहीं पहनता जो रूमी को बहुत गुस्सा दिलाता है। उसे बुरा लगता है कि सेकी उस चश्मे को नहीं पहन रहा जो उसने इतनी मेहनत से उसके लिए चुना था। दिन एक नॉर्मल क्लास की तरह शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता है सेकी एक नए पागल भरे एक्टिविटी में लग जाता है। इस बार सेकी अपने किताब के पेजेस पर एक फ्लिप बुक बनाने लगता है। जैसे वो अपनी किताब के खाली पन्ने पलटने लगता है उसकी शैतानी मुस्कुराहट और आंखों की चमक बता रही होती है कि वो कुछ मजेदार करने वाला है। वो एक फ्लिप बुक कॉमिक बनाने की तैयारी करता है और रूमी जो हमेशा उसकी सभी हरकत पर ध्यान देती है इस नए प्रोजेक्ट को देखकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। सेकी बहुत ध्यान से हर फ्रेम को एक स्टोरी की तरह बनाता है और सिर्फ यही नहीं, वो फ्लिप बुक को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसके साथ साउंड इफेक्ट्स भी रिकॉर्ड करता है। रूमी जो पहले ही सेकी के हर एक काम में खींची चली जाती है अब और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है। जैसे जैसे सेकी अपने फ्लिप बुक के पेजेस पलटने लगता है रूमी बेचैनी से उसके फाइनल रिजल्ट का इंतजार करते हैं। सोचते हैं कि आखिर सेकी इस फ्लिप बुक के साथ करने क्या वाला है। जब सेकी अपना फ्लिप बुक प्रोजेक्ट पूरा कर लेता है तो वो अपनी सारी चीजें समेटकर अपने बैग में रख देता है। ये देखकर रूमी की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है, लेकिन वो अभी भी नहीं देख पाती कि सेकी ने आखिर क्या बनाया है। ब्रेक के दौरान रूमी फिर से क्लासरूम वापस आते हैं सिर्फ इसीलिए कि वो जान सके कि सेकी पूरे समय क्या कर रहा था। जैसे वो क्लासरूम में एंटर करते हैं वो सीधा सेकी के डेस्क की तरफ बढ़ते हैं और उसका बैग देखकर तुरंत उसे खोल लेते हैं। वो उस बैग से फ्लिप बुक
बुक निकालते हैं और जानना चाहते हैं कि सेकी ने क्या बनाया है। वो ऑडियो सेट भी पहनते हैं जो सेकी ने रिकॉर्ड किया था और जैसे वो प्ले करते हैं उसके सामने एक अलग ही दुनिया बनने लगती है। फ्लिप बुक एक कहानी का रूप ले लेता है जो सेकी की इमेजिनेशन और मजेदार स्टोरी टेलिंग से भरा होता है। उसके साथ ही सेकी के खुद के बनाए गए साउंड इफेक्ट्स इस कहानी को और भी ज्यादा रियल बना देता है, जिससे रूमी का एक्सपीरियंस एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे जैसे ऑडियो आगे बढ़ता है रूमी को थोड़ा अजीब लगने लगता है, क्योंकि सेकी ने जो आवाजें निकाली है वो काफी अजीब है। ऑडियो सेट के लास्ट हिस्से में एक म्यूजिक बजता है जो रूमी को एक काल्पनिक दुनिया का एहसास करवाता है, जैसे वो सही में सेकी के बनाए गए उस इमेजिनेशन भरी दुनिया में खो गई हो। वो इस पल के मजे ले रहे होते हैं, लेकिन तभी उसकी नजर फ्लिप बुक के अंत में लगे एक स्टैम्प पर पड़ते हैं जो तमाया मॉडल शॉप के होते हैं। रूमी को तब समझ आता है कि ये कोई कमाल की कहानी नहीं थी, बल्कि एक मॉडल शॉप का एडवर्टाइजमेंट था। उसे महसूस होता है कि उसने बिना सोचे समझे इसे इतना सीरियसली ले लिया और वो अपने आप को बेवकूफ महसूस करते हैं। लेकिन रूमी के मन में एक और सवाल उठता है। ऑडियो सेट के लास्ट पार्ट में एक आदमी की आवाज आई थी जो सेकी की नहीं लग रही थी। असल में वो आवाज मॉडल शॉप के मालिक की थी जो एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा थे। अगले दिन रूमी का टीचर उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। वहाँ टीचर उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसने देखा है कि रूमी आजकल ध्यान नहीं दे रही है। रूमी अपने टीचर को बताती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इसी दौरान वो कुछ टीचर्स को एक सरप्राइज इंस्पेक्शन के अनाउंसमेंट के बारे में बात करते सुन लेती है। इस बात से एक टेंशन भरा माहौल बन जाता है, लेकिन रूमी के लिए ये एक बेहतरीन मौका है। हमेशा सेकी की शरारतों पर नजर रखने वाली रूमी सोचती है कि ये सही वक्त होगा जब वो सेकी को उसके समय बर्बाद करने वाले अजीबोगरीब कामों के लिए पकड़वा सके। जैसे वो हर रोज अलग तरीके से क्लास में डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है, अब उसका असली शक्ल सबके सामने आ जाएगा। जैसे जैसे इंस्पेक्शन का दिन करीब आता है रूमी और भी ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है। उसे यकीन होता है कि इस बार वो सेकी को पकड़वा ही देगी, लेकिन उसका ये एक्साइटमेंट तब एक अजीब ट्विस्ट ले लेता है जब उसे ये महसूस होता है कि सेकी ने अपनी रोबोट फैमिली, जो हमेशा उसके काल्पनिक दुनिया का हिस्सा रही है, छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं किया है। अब रूमी परेशान होने लगती है कि कहीं इस इंस्पेक्शन से कोई और नया बवाल न खड़ा हो जाए। शुरू में जो उसे यकीन था कि सेकी पकड़ा जाएगा, वो धीरे धीरे एक नई चिंता में बदल जाता है। क्या होगा अगर टीचर उसके रोबोट फैमिली को देखकर उसे डांटने लग जाए? मगर सेकी बिल्कुल भी टेंशन में नहीं दिख रहा था, वो जैसे किसी चिंता में है ही नहीं। उसने बिना किसी टेंशन के अपनी रोबोट फैमिली को सीधा अपने डेस्क पर रख दिया है। रूमी को अब और भी ज्यादा चिंता होने लगती है, क्योंकि वो पहले खुश थी कि सेकी पकड़ा जाएगा, लेकिन अब उसे उसकी रोबोट फैमिली के भविष्य की चिंता होने लगी है। इंस्पेक्शन की वजह से पूरी क्लास टेंशन में पड़ गई है और सेकी का रोबोट फैमिली जो बिना किसी टेंशन में वहाँ आराम से पड़ी है, ये दोनों चीजों की तालमेल एक मजेदार माहौल बना देता है। रूमी जो हमेशा सेकी के शरारतों से परेशान रहती है, इस पर उसे कह देते कि वो अपनी चीजें छुपा ले, इससे पहले कि टीचर उसके पास पहुंचे। सेकी इस बात को सुनकर अपना सर हिला देता है और बिना सोचे समझे अपनी चीजें एक रस्सी से बांधकर सीधा क्लासरूम की खिड़की के बाहर लटका देता है। रूमी को पहले सुकून मिलता है ये सोचकर कि रोबोट फैमिली अब सेफ है, लेकिन उसकी ये राहत ज्यादा देर तक नहीं रहती। जैसे ही वो फिर से उन्हीं खिलौनों को देखते हैं, उसके चेहरे पर फिर से घबराहट आ जाती है। वो सोचते हैं कि अगर टीचर ने सेकी को इनसे खेलते हुए पकड़ लिया तो क्या होगा। वो सेकी से जोर देकर कहते हैं कि वो उन्हें तुरंत छुपा ले। सेकी बिना सोचे समझे रोबोट मदर और रोबोट बच्चे को अपने लंच बॉक्स में डाल देता है, लेकिन रोबोट फादर अब भी बाहर पड़ा रहता है, जो रूमी को और भी ज्यादा पागल कर देता है। वो सेकी को इस बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन तब तक टीचर उसके डेस्क तक आ जाते हैं। टीचर ध्यान से सेकी के डेस्क का इंस्पेक्शन करता है, लेकिन उन्हें कोई रोबोट नहीं मिलता, क्योंकि सेकी ने पहले ही अपना चालाक प्लान स्टार्ट कर दिया था। उसने रोबोट को अपने पीठ पर चिपका लिया था। रूमी ये सब कुछ क्लियरली देख सकते थे, मगर टीचर को कुछ भी समझ नहीं आता। जब टीचर सेकी का इंस्पेक्शन पूरा कर लेता है, तब वो रूमी की तरफ मुड़ता है। अचानक टीचर उसकी जेब में एक सीडी देख लेता है और उसे पूछता है कि ये क्या है। रूमी घबराहट में बिना सोचे समझे फैमिली का जिक्र कर देता है, जो टीचर का ध्यान तुरंत अपनी तरफ खींच लेता है। टीचर और भी ज्यादा सवाल करने लगता है, लेकिन रूमी तुरंत बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद टीचर उसकी सीडी ले लेता है। रूमी अंदर ही अंदर सेकी पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उसे गुस्सा इस बात का होता है कि वो सेकी के बातों में इतनी उलझ गई कि अपनी ही चीजों का ध्यान रखना भूल गई। बाद में जब रूमी घर जाते हैं तो उसकी माँ से पूछते कि क्या उसने स्कूल में कोई उल्टा सीधा काम किया है, क्योंकि उसके टीचर ने कहा है कि वो कल बिना बताए उनके घर आने वाले हैं। ये सुनकर रूमी को अपने आप पर बहुत ही अजीब और बेवकूफ जैसा महसूस होता है। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और ये मैंने थोड़ा अलग टाइप का एनिमे ट्राई किया था इस बार, जो मैं नॉर्मली नहीं करता। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि आप लोगों को कैसा लगेगा, इसलिए कमेंट्स भर देना कि वीडियो कैसी लगी। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, ताकि तुम ऐसे मजेदार एनिमेस मिस ना करो। और अगर आप लोगों को मैजिकल या फिर हॉरर टाइप के एनिमेस पसंद है तो स्क्रीन पे शो हो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करना। एंड मैं आपसे मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।